નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સૌનું ગુજરાત ફર્સ્ટ અભિગમથી અવ્વલમાં અમારી વિશેષ રજૂઆત ઇમિગ્રેશન એક્સપર્ટની સાથે હું છું બંસરી શાહ। ઇમિગ્રેશન એક્સપર્ટમાં આપણે અવનવા કન્ટ્રીઝની વાત કરતા હોઈએ છીએ, કેવી રીતે જવું, ત્યાં સેટલ થવું હોય તો શું કરવું, વિઝિટર વિઝા જોઈતા હોય તો શું કરવું, વિઝામાં શું ધ્યાન રાખવું, આ તમામ જે બાબતો હોય છે તે વિશે આપણે આ કાર્યક્રમમાં વાત કરતા હોઈએ છીએ। તો ચાલો આજે પણ વાત કરીશું એક નવા જ કન્ટ્રીની। માટે શરૂ કરીએ આપણો કાર્યક્રમ ઇમિગ્રેશન એક્સપર્ટ। તો ઇમિગ્રેશન એક્સપર્ટમાં આજે આપણે વાત કરવાની છે। આપણે યુએસ, કેનેડાની વાત કરી, જર્મનીની પણ વાત કરી, આજે વાત કરીશું યુકેની। યુકેમાં શું ખાસ છે અને ત્યાં એવા કયા વિઝા છે જે બેઝ પર જઈ શકાય, આ તમામ માહિતી આપણી સાથે શેર કરવા માટે આપણી સાથે જોડાયા છે ઇમિગ્રેશન एक्सपर्ट वैशाली सिंह। મળીએ તેમને। वैशाली जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। नमस्कार आपको भी और मेरे प्यारे दर्शकों को भी। वैशाली जी, हम अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में बात करते हैं, लोगों को हमारा कार्यक्रम भी बहुत पसंद आता है और हमारा कार्यक्रम ना यूट्यूब पे भी उस वक्त लाइव होता है। तो सबसे पहले आज हम कौन सी कंट्री के बारे में बात करेंगे? जी, जैसे आई थिंक ये एपिसोड, ये जो हमारा प्रोग्राम है, इसमें यूएसए, कनाडा, जर्मनी हम कवर कर चुके हैं। जैसे आप अभी हमारे दर्शकों को बोल रहे थे, यूनाइटेड किंगडम की आप बात कर रहे थे। हम आज यूनाइटेड किंगडम के एक यूनिक वीज़ा की बात करने वाले हैं जिसमें लगभग सब एलिजिबल हो सकते हैं इफ़ दे आर विलिंग टू गो टू यूके। यूनाइटेड किंगडम की अगर हम बात करें, यूनाइटेड किंगडम मुझे नहीं लगता है कि किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज है। शुरू से ही जब से इमिग्रेशन स्टार्ट हुआ है, हमारे इंडियंस काफ़ी अट्रैक्ट होते रहे हैं यूके की तरफ, जिसके कई सारे रीजंस हैं। एक रीज़न नहीं है, मेन तो इकोनॉमी बहुत डेवलप्ड है, यहाँ के लोग ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, वहाँ पे जाके अर्निंग अच्छा है। अपार्ट फ्रॉम दैट क्वालिटी ऑफ लाइफ है वहाँ पे, हेल्थ केयर बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं यूके में, ठीक है, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, वर्ल्ड बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन का यूके में है। अगर हम कुछ एक इंस्टीट्यूशंस को कंपेयर करें, जैसे यूके का रशेल ग्रुप है, उसकी यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी डिमांड में रहती हैं और हाई रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। ये सारे फैक्टर्स और इकोनॉमी, सबसे बड़ी बात कि यहाँ के कैंडिडेट वहाँ पे जाके अच्छा पैसा बना सकते हैं, अच्छा अर्न कर सकते हैं, वो हमारे कैंडिडेट्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। अगर हम कंट्री की बात करें, यूनाइटेड किंगडम, वो इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड, ये सब टेरिटरीज को मिला के बना हुआ है। इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड, ये टेरिटरीज को मिला के यूरोप का पार्ट है। यूके यूरोप में है और यूनाइटेड किंगडम जो है नॉर्थ वेस्ट साइड है यूरोप की। वर्ल्ड फेमस सिटी लंदन कैपिटल है यूके की। इंग्लैंड भी बहुत फेमस है, ठीक है, इंग्लैंड में ही है लंदन। ये सब जो एरियाज़ हैं, स्कॉटलैंड है जैसे, वो भी यूके का पार्ट है। स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, ये सब में यूजुअली यूके का जो वीज़ा मिलता है, कहीं पे भी जा सकते हैं। सब इंग्लैंड को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि कैपिटल लंदन भी इंग्लैंड में ही है, और भी बहुत सारी रीजंस हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो बाकी रीजंस मैंने बताए, उसमें भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बेसिकली यूके का वीज़ा लेके आप इनमें से किसी भी टेरिटरी में जा सकते हो अपार्ट फ्रॉम इंग्लैंड। ये एक प्लस पॉइंट है। बाकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्थ केयर बेस्ट फैसिलिटीज़। यूके में आप कोई भी वीज़ा लेके जाइए अपार्ट फ्रॉम विजिटर, आपसे इंटरनेशनल इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज वो चार्ज करते हैं आपसे, उसमें आपका पूरा स्टे का हेल्थ केयर कवर होता है। डैट इज़ द प्लस पॉइंट कि वो सिर्फ अपने पीआर्स को ही नहीं, लाइक इमिग्रेशन जो उनके परमानेंट रेजिडेंट्स हैं उनको ही नहीं देख रहे, यहाँ से जो चले जाते हैं उनका भी हेल्थ सिक्योर होता है वहाँ पे। जैसे स्टूडेंट में भी वो लगता है, विजिटर को नहीं लगता, बट बाकी वीज़ास वालों को, जैसे टीयर 2 हो गया। यूके में हम लोग वीज़ा की अगर बात करें, वीज़ा कैटेगरीज टीयर हम बोलते हैं, जैसे टीयर 2, टीयर 4। जी वैशाली जी, अगर हम बात करें यूके के वीज़ा, किस किस टाइप के वीज़ा वहाँ पे होते हैं? जी, यूके में जैसे बाकी कंट्रीज़ में कैटेगरीज हैं, ऐसे कैटेगरीज हैं। हम टीयर वीज़ा बोलते हैं यूके के वीज़ा को। जैसे स्टडी करने के लिए वहाँ पे जा सकते हैं स्टूडेंट, अगर यहाँ का कोई बैचलर वहाँ से करना चाहता है, मास्टर वहाँ से करना चाहता है। मेन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी है, और मेन अट्रैक्टिंग पॉइंट यूके में क्या है कि यूके 1 साल का मास्टर देता है।
सो मेनली स्टडी वीज़ा को हम लोग टीयर 4 वीज़ा बोलते हैं यूके में। सो टीयर 4 वीज़ा पे स्टूडेंट पढ़ाई करने जा सकता है। फिर विजिटर वीज़ा होता है नॉर्मल, सिंगल एंट्री, मल्टीपल एंट्री। नॉर्मली सिंगल एंट्री देता है यूके अप टू 6 मंथ का। वो अगर किसी को विजिट करने जाना है, वहाँ पे रिलेटिव पे घूमने जाना है, ठीक है, जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं यूरोप के साथ, कुछ लोग लंदन भी, जैसे यूरोप में ही है वैसे लंदन, शेंजन के साथ लोग यूके भी कवर करते हैं। तो लाइक विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा और बिजनेस पर्पज़ के लिए कोई भी विजिट वो उस कैटेगरी में कवर होता है। उसके बिना वर्क वीज़ा की अगर हम बात करें, वर्क वीज़ा में मेनली 2 कैटेगरीज हैं, टीयर 2 और टीयर 5। टीयर 2 में स्किल्ड शॉर्टेज ऑक्यूपेशंस जो हैं उसको हम बोलते हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा टीयर 2। उसमें कुछ एक ऑक्यूपेशन जो शॉर्टेज लिस्ट में है यूके की, उन ऑक्यूपेशंस को वर्क वीज़ा मिल सकता है। उसके बिना टीयर 5 वीज़ा है। टीयर 2 वीज़ा में काफ़ी सारी कैटेगरीज आती हैं। सो एक तो हो गया शॉर्टेज ऑक्यूपेशन वाली, दूसरा हेल्थ केयर वाली एक अलग से कैटेगरी है, हेल्थ केयर वीज़ा। सो उसमें है कैंडिडेट वर्क के लिए जा सकते हैं यहाँ के हेल्थ केयर वाले। उसके बिना टीयर 5 वीज़ा है जिसमें काफ़ी कैटेगरीज हैं, काफ़ी तरह के वर्क वीज़ास आते हैं, जिसमें से एक चैरिटी वर्कर वीज़ा है। सो मेनली आप अगर कैटेगरीज की बात करें, स्टडी, विजिट, वर्क, बिजनेस, सेटलमेंट, सारे पर्पस हैं। सो मेनली अगर किसी को PR गेट करना है तो वो ये पाथवेज के थ्रू कर सकता है। जैसे स्टडी के बाद भी वो स्टडी के बाद वो टीयर 2 लेगा, टीयर 4 के बाद फिर वो सेटल हो सकता है। ऐसे ही वर्क के बाद फिर वो 5 ईयर्स के बाद, 4 ईयर्स के बाद उनका जो क्राइटेरिया होता है मेट करके ILR इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई कर सकता है कैंडिडेट। सो इस वे से हमारे इंडियन कैंडिडेट्स यूके जाके सेटल हो सकते हैं, अच्छा अर्न कर सकते हैं। बिल्कुल। वैशाली जी, अब ये सब तो देखो हमने बात की विजिटर वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, पर इसके अलावा भी किसी को जाना ही जाना हो, उसको स्टूडेंट में भी इंटरेस्ट ना हो, विजिट के लिए चलो उनको प्रॉब्लम लग सकती है कि भाई ना मिले तो और कोई ऑप्शन है वहाँ जाने के लिए? यूके के ऑप्शंस की अगर हम बात करें, जैसे मैंने बताया था टीयर 2 और टीयर 5 वीज़ा है। बट मैं पहले दर्शकों में आपको बताना चाहूँगी, जैसे मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, बट जो नए होंगे जिन्होंने पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं, कि आप पहले, आपको जहाँ भी जाना है, आपको यूके जाना है, कनाडा जाना है, आपको शेंजन जाना है, आपको कहीं पे भी जाना है, आप पहले वीज़ा के बारे में सर्च करो। पहले आप अपना एक विजन फिट करो कि आपको क्या करने जाना है। मेनली यहाँ पे कैंडिडेट्स को अर्न ही करने जाना होता है, बट उसके लिए भी ऐसे ही तो नहीं हम जा सकते कि हम विजिटर लेके चले जाएं। विजिटर के बाद यूके में लाइक उतना इजीली नहीं होता है कि आप वीज़ा चेंज कर लो। आप यहाँ से देखो कि यहीं से आप सिक्योर होके जाओ, है ना। अगर आपकी प्रोफाइल है अच्छी तो आप टीयर 2 वीज़ा लेके, स्किल्ड वर्कर अगर आप हो तो आप टीयर 2 वीज़ा के अंडर जा सकते हो। अगर आपको कोई एम्प्लॉयर जॉब ऑफर देता है, आप जॉब ऑफर के लिए यहाँ से अपना CV मार्केट कर सकते हो। सो उसके बिना, जैसे ये स्किल्ड वर्कर्स के लिए ही है। अगर हम नॉर्मल प्रोफाइल्स की बात करें, जैसे मेरे कैंडिडेट्स बहुत सारे होते हैं जो एलिजिबल नहीं हो पाते स्किल्ड वर्कर की लिस्ट में, वो एक बहुत यूनिक कैटेगरी है चैरिटी वर्कर वीज़ा। सो उससे यूके में एंट्री ले सकते हैं और फर्दर अपने उनके गेट्स बाकी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ओपन हो सकते हैं। सो चैरिटी वर्कर वीज़ा टीयर 5 वीज़ा यूनिक वीज़ा है जो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को हेल्प करने वाला है। आज मैं उसके बारे में बताना चाहूँगी अपनी ऑडियंस को। बिल्कुल। चैरिटी वीज़ा मतलब वो क्या होता है? एज इट नेम सजेस्ट, अगर कोई वहाँ पे चैरिटी पर्पस के लिए वॉलंटरली सेवा करने के लिए जाना चाहता है, उसको चैरिटी वीज़ा बोलते हैं। अब ये तो वीज़ा का नाम हुआ, बट यहाँ से तो मेनली कैंडिडेट्स को अर्न करने जाना है। सो हाँ ठीक है, आप अर्न करने जाना चाहते हो, अगर आपका एलिजिबिलिटी है तो आप स्किल्ड वीज़ा के अंडर ही करिए। बट अगर आपका एलिजिबिलिटी नहीं है तो रादर देन कि आप विजिटर वीज़ा पे लेके जाके वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ देखो जो कि आपके लिए टफ भी हो और आपका खर्चा भी बढ़ जाए, इससे अच्छा आप टीयर 5 को एक रूट बना सकते हो। सो जैसे कि वॉलंटरली आप वहाँ पे सेवा करने के लिए जा रहे हो, तो सेवा का तो मेवा ही मिलता है, सैलरी तो नहीं मिलती। सो NGOs वहाँ पे बहुत सारे NGOs हैं जो अभी ओपन हैं, जिनको रिक्वायरमेंट है। सो बेसिकली आपको पेमेंट तो नहीं, सैलरी तो नहीं मिलने वाली, बट आपके बिल्स, आपका एकोमोडेशन, रहने का खर्चा, आपका फूड, वो सब कवर होने वाला है, यानी आपके खर्चे सब कवर होने वाले हैं। सो वो भी अच्छा ही पार्ट है। दूसरी बात के, पहली बात तो ये है कि आप ये मत सोचिए कि ये चैरिटी वर्क वीज़ा है, ये सोचिए कि यूनाइटेड किंगडम जो आपका ड्रीम डेस्टिनेशन है उसमें आपको एंट्री मिल रहा है, जबकि आप किसी और वीज़ा कैटेगरी के लिए एलिजिबल नहीं है। पहले तो आप रिसर्च करके आपको जो भी देख रहा है, आपको आपकी कैटेगरी जाननी है
कि आप टीयर 2 में फॉल करते हो या टीयर 5 में फॉल करते हो। आप टीयर 2 में अगर फॉल करते हो तो आपकी ऑक्यूपेशन के कोई चांसेस हैं। आप अगर हेल्थ केयर वाले हो तो हेल्थ केयर में जाइए, स्किल्ड हो तो स्किल्ड में जाइए, अगर इन दोनों में से कोई ना हो तो टीयर 5 में जाइए। चैरिटी वर्क वीज़ा में वीज़ा के लिए कोई एजुकेशन एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप बैकग्राउंड बनाइए आपका NGOs वाला, वॉलंटरी यहाँ पे वर्क करने वाला, तभी आपको वहाँ पे वीज़ा के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, बट एम्प्लॉयमेंट के लिए रिक्वायरमेंट हो सकती है। अभी बहुत वेलकमिंग नेचर है वहाँ के NGOs का, क्योंकि जैसे कि वो वहाँ की गवर्नमेंट जो है अपने सिटीजन्स को वहाँ पे जो रह रहे हैं लोगों, उनका बहुत केयर करती है। जैसे अलग अलग कैटेगरी के NGOs हो सकते हैं, जैसे ओल्ड एज होम्स हैं, ठीक है, डिफरेंटली एबल्ड लोगों के NGOs हैं, सो उन सब में आपको काम करना रहेगा। सो बेसिकली ये काम आप वहाँ पे जाके करोगे। एंड गुड पार्ट इज़ दैट आपको अकेले, अगर आप किसी और वीज़ा कैटेगरी में नहीं एलिजिबल हो पाते हैं तो आप इसमें कर सकते हैं, बट आप थोड़ा बहुत अपना बैकग्राउंड शो करिए। अच्छी बात ये, अगर आपको पेमेंट नहीं मिल रहा है तो आपके एक्सपेंसेस तो आपका लग तो नहीं रहा है, ठीक है, एक तरह से आपको एंट्री भी मिल गया है। फिर आप ये वीज़ा पे खुद पेमेंट नहीं ले सकते आप, लाइक वहाँ से NGO से आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, बट आपको 20 आवर्स पर वीक काम करने का दिया जाएगा। लाइक आपको अलाउ करती है गवर्नमेंट कि आप 20 घंटे हफ्ते में कहीं और पेड वर्क कर सकते हो शॉर्टेज वाली ऑक्यूपेशंस में। सो ये प्लस पॉइंट है। और आप कुछ कुछ प्रोग्राम स्टडी भी कर सकते हो, सो स्टडी भी इस वीज़ा पे अलाउ है। और बेस्ट पॉजिटिव थिंग ये है कि जैसे कि यूके फेमस है इसलिए कि स्पाउस साथ में चला जाता है, स्टूडेंट में भी लोग इसलिए यूके सेलेक्ट करते हैं। तो टीयर 5 में मेन ये है कि आपका स्पाउस और आपके डिपेंडेंट साथ में जा सकते हैं और स्पाउस फुल टाइम काम कर सकता है। इससे अच्छा क्या है कि आपकी फैमिली एक तरह से बनी रहेगी, आपको फैमिली से दूर नहीं रहना है, आपको उनको साथ में लेके आप जा सकते हैं और वो तो फुल टाइम काम कर सकते हैं और आपका बच्चा वहाँ पे पढ़ाई कर सकता है। सो आई थिंक ये तो बेस्ट रूट है वो कैंडिडेट्स के लिए जो किसी और वीज़ा के लिए एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल। वैशाली जी, अगर फैमिली के साथ ज़्यादा, जैसे कि बच्चा का वहाँ स्टडी, तो स्टडी के लिए भी वो खर्चा तो रहेगा, वो तो हमें खुद ही पे करना पड़ेगा। जी जी, नहीं ऐसा नहीं है। पब्लिक में अगर आप स्टडी करवाते हो, जैसे यूके में टिल एज 18 तक स्टडी फ्री रहता है, तो वो फ्री स्टडी का भी फ़ायदा ले सकते हैं। जी वैशाली जी, ये तो बात हुई बच्चे की, और आपने बोला कि स्पाउस को भी उनके साथ एंट्री मिलती है, अगर वो भी काम कर सकते हैं तो स्पाउस क्या क्या काम कर सकते हैं और उसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहती है? जी, जैसे कि मैंने बताया कि स्पाउस वहाँ पे काम कर सकता है, बट द गुड पार्ट इज दैट स्पाउस को ओपन वर्क परमिट है, स्पाउसल डिपेंडेंट वर्क परमिट उसको बोलते हैं। उसको ऐसा नहीं है कि यही ऑक्यूपेशन में काम करना है, स्पाउस किसी भी ऑक्यूपेशन में काम कर सकता है। और एक दूसरा बेनिफिट कि आप 20 घंटे तो काम कर ही सकता है मेन एप्लीकेंट, आपका मेन एप्लीकेंट 20 घंटे काम कर सकता है, बट उसके बिना अगर आपको कोई एम्प्लॉयर मिले टीयर 2 स्पॉन्सर वाला और आप उसमें एलिजिबल हो सकें, तो आप टीयर 2 वीज़ा कन्वर्ट भी करवा सकते हो और आप ये अपना वीज़ा एक्सटेंड भी करवा सकते हो। बट आप ये तो देखिए, एक बंदा, आपकी 3 जन की फैमिली है या 4 जन की फैमिली है, एक बंदा तो फुल टाइम कर सकता है ना यूके में काम, और वो ईजिली अच्छा अर्न कर सकता है एक ही को, और वो भी वीज़ा कन्वर्ट करवा सकता है। तो ये एक अच्छा चांस है। अदरवाइज आपको स्टे में प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि आपको इजीली एक्सटेंशन मिल जाएगा। अगर हम वीज़ा पीरियड की बात करें तो ये वीज़ा 1 साल के लिए मिलता है और 14 डेज आपको एक्स्ट्रा मिलता है वहाँ पे एक्सटेंशन वगैरह के लिए। यूजुअली ये वीज़ा का प्रोसेस मैं अभी आपको बताऊँगी कि क्या प्रोसेस होता है, कैसे कैंडिडेट्स पहुँच सकते हैं वहाँ पे। पहले तो आपको स्पॉन्सर की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे। स्पॉन्सर इन द सेंस NGO में आपको काम करने जाना है, आपको NGO ढूंढना है जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड हो वहाँ के यूके होम ऑफिस से। सो उसका क्या प्रोसेस है, पहले तो आप अपना कैटेगरी समझिए। अगर आप अपना कैटेगरी समझ गए हैं तो आप रिसर्च करिए, अपना CV रीराइट करिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी तक अगर आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है सोशल वर्क के रिलेटेड तो आप अपना बैकग्राउंड बना सकते हैं। बहुत सारे NGOs हैं इंडिया में, आप अपना कुछ रेलेवेंस शो करिए, राइट। क्वालिफिकेशन आपका कोई भी हो, सोशल वर्क की चाह किसी को भी हो सकती है, आप अपना रेलेवेंस शो करिए। और फिर बहुत सारे NGOs हैं वो सर्च करिए, वहाँ पे अपना CV मार्केट करिए, ठीक है। और बहुत कम कैंडिडेट्स हैं जिनको ये पता है, तो कंपटीशन भी कम है। आप वहाँ पे अप्लाई करिए, वंस आपको वो अप्रूव कर दें, वो आपको सिलेक्ट कर दें, तो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप लेना होता है। सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप एक डॉक्यूमेंट नंबर होता है जिसमें आपका पूरा डिटेल होता है कि आप क्या जॉब करने वाले हैं, कितने घंटे के लिए वो जॉब करने वाले हैं और आपका एग्रीमेंट कितने टाइम तक है उनके साथ।
सो वो सब डिटेल्स आपको चाहिए होती है। पहले तो आप एनजीओ ढूंढेंगे, ठीक है, अलग अलग एनजीओस में अप्लाई करेंगे, वो आपका इंटरव्यू भी ले सकते हैं, ठीक है, और एनजीओ में आप सिलेक्ट हो जाते हैं। फिर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप का प्रोसेस होता है। सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप आप लेंगे, फिर आप आपकी फाइल रेडी करेंगे, ठीक है। बेस्ट पार्ट इज दैट वीज़ा के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट के लिए हो सकता है, बट सब नहीं, यूजुअली बिना इंग्लिश टेस्ट रिक्वायरमेंट के आपको एनजीओस मिलेंगे। बट मैं आपको ये बताना चाहूँगी, एडवाइस करती हूँ कि आप थोड़ा बहुत यहाँ से इंग्लिश सीख के जाइए, क्योंकि वहाँ पे जैसे वहाँ के ओल्ड एज होम है, सिटीजन्स हैं वहाँ के, तो सब इंग्लिश स्पीक ही करते हैं, तो आपको इंग्लिश का प्रॉब्लम ना है, इसीलिए आप वो सीख के जाइए। फिर अभी आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप मिल गया, अभी आपको फ़ाइल प्रिपेयर करना है यूके के लिए। सो फाइल में आपका एप्लीकेशन फॉर्म्स लगेंगे, आपका सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप लगेगा, आपका पासपोर्ट लगेगा, आपका कवर लेटर लगेगा। कवर लेटर क्या होता है? एक ऐसे होता है जिसमें आपको अपने बैकग्राउंड के बारे में बताना है। बैकग्राउंड आपको अपनी वीज़ा सक्सेस के लिए एनजीओस वाला, सोशल वर्क वाला ही रखना है, और आपको आपका विजन बताना है कि आप क्यों जा रहे हो सोशल वर्क करने के लिए वहाँ पे। फिर आपको थोड़ा सा आपके फ्यूचर गोल्स भी बताने हैं, आपके फाइनेंशियल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी वीज़ा। हालांकि इसमें तो स्पॉन्सर आपको मिलने वाला है, फिर भी स्पॉन्सर अगर आपका कर रहा है तो वेव्ड ऑफ होते हैं फंड्स, बट फंड्स का रिक्वायरमेंट इसमें 1270 GBP है। GBP मैं बता देती हूँ आपको, यूके में जैसे पाउंड बोलते हैं, तो पाउंड का एक्रोनियम जो होता है GBP होता है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जिसका अप्रॉक्सीमेटली 95 to 100 के बीच में INR का रेट चलता है। सो आपको 1270 GBP, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, आप इधर से शो करिए ही, चाहे आपका हो भी, लाइक आपके सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप में आपका एम्प्लॉयर खर्चा उठाने वाला ही है, फिर भी आप ये फंड्स तो शो करिए, ठीक है। आपको कवर लेटर में ये फाइनेंशियल्स आपके हैं वो भी मेंशन करना है। फिर अगर आपको जैसे इंग्लिश में क्या आपका लेवल है वो आपको मेंशन करना है, अपनी फैमिली के बारे में, अपने फ्यूचर गोल्स के बारे में, और कैसे आप अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं Tier 5 वीज़ा में, और आप वहाँ पे जाके यही काम करने वाले हैं, वो सब जस्टिफाई करिए आप उसमें कवर लेटर में। कवर लेटर के बिना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें, यहाँ का बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आपका स्पाउस है तो आप मैरिज सर्टिफिकेट लगाएंगे। उसके अलावा आप जैसे फाइनेंशियल्स के डॉक्यूमेंट लगाएंगे, बैंक स्टेटमेंट, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट, और एक मेडिकल सर्टिफिकेट इसमें लेना पड़ता है। मेडिकल टेस्ट TB सर्टिफिकेट होता है यूके में, जो कि 6 मंथ्स के लिए वैलिड होता है, वो आप TB सर्टिफिकेट अपना करवाएंगे सबका। फिर आप VFS में अपॉइंटमेंट लेंगे, अपना फाइल प्रिपेयर करेंगे। ऑनलाइन सबमिशन होता है यूके में, सो आप ऑनलाइन सबमिशन करके बायोमेट्रिक BFS में दे के उसके बाद आपका वीज़ा प्रोसेस होता है। यूजुअली 4 to 6 वीक्स लगते हैं वीज़ा प्रोसेस होने में आफ्टर फाइल सबमिशन। उससे पहले आपको एनजीओ ढूंढने के लिए जो टाइम लगेगा, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप के लिए जो टाइम लगेगा, वो वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। सो ये वीज़ा आप पहले रिसर्च करिए सारा, उसके बाद आप इस वीज़ा में ज़रूर, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ रिक्वायरमेंट्स नहीं है, आप इसमें सक्सेस हो सकते हैं। वैशाली जी, अगर हम ये जो वीज़ा आपने बताया चैरिटी, उसके लिए वीज़ा फ़ी कितनी लगती है? जी, अगर हम एक्सपेंस की बात करें, इसमें कंपैरेटिवली कम ही एक्सपेंस है। फंड्स भी 1270 GBP शो करने हैं। अगर हम वीज़ा फ़ीस की बात करें, 259 GBP वीज़ा फ़ीस होती है पर पर्सन, स्पाउस की डबल हो जाएगी। और वीज़ा फ़ीस के बिना, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज लगता है, वो सबको लगता है। ऐसे ही लाइक उससे आपका पूरा हेल्थ कवर होता है ड्यूरिंग योर स्टे, वो लगता है 624 GBP, तो वो भी आपको पे करना होता है साथ में। तो आपका एक्चुअल एक्सपेंस 624 प्लस 259 GBP पर पर्सन होने वाला है। बट उसके अपने फ़ायदे भी हैं, पर ईयर के लिए होता है इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज। सो यस, ये फीस लगती है, उसके बाद लाइक आपका रिजल्ट आ जाता है। बिल्कुल वैशाली जी, जिन लोगों को जाना होगा उनका क्राइटेरिया अगर फिक्स ना हो तो ये वीज़ा पे भी जा सकते हैं। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स कनाडा के लिए वेट कर रहे हैं, उनको प्रोसेसिंग टाइम PR का ज़्यादा लग रहा है, या फिर उनका प्रोफाइल उतना अच्छा नहीं है कि वो स्किल्ड में फॉल करेंगे, क्योंकि स्किल्ड वर्कर्स के लिए तो बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो अपार्ट फ्रॉम स्टेम कैटेगरी वाले बंदे, अगर नॉर्मल प्रोफाइल वाले, आर्ट्स वाले हैं या और लो प्रोफाइल्स वाले हैं, वो इसका ज़रूर फ़ायदा लें। और एज का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, ना ही एजुकेशन का क्राइटेरिया है और ना ही एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया है। सो आप कर सकते हो, बट एज आई टोल्ड कि आपको कुछ ना कुछ बैकग्राउंड ज़रूर शो करना चाहिए। मेरी एडवाइस ये है, इसी से आपके वीज़ा चांसेस, ऐसे तो फिर सब कर लें। तो अपना प्रोफाइल जो है वो प्लस करिए जितना हो सके,
क्वालिफिकेशन तो आपका जो होगा वही रहेगा, बट आप एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत रेलेवेंसी में शो करिए और अपना इंग्लिश लैंग्वेज पे भी ज़रूर वर्क करिए। वीज़ा के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आप वैसे क्लासेस लीजिए, स्पीकिंग की क्लासेस, सो दैट कि आपको वहाँ पे दिक्कत ना आए, क्योंकि आप जो 20 आवर्स आपको मिल रहे हैं वीकली, आप वो भी कवर कर पाओ अपने। तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से नॉर्मल कैंडिडेट जिसका कहीं पे भी नहीं हो रहा है, वो ये वीज़ा में अगर ट्राई करेगा तो मेरे टिप्स से ये अगर वो फॉलो करेगा तो उसको सक्सेस मिल सकता है। बिल्कुल वैशाली जी, हमारे पास टाइम कम है। एक लास्ट क्वेश्चन है कि आपने बोला कि इसका 1 साल और 15 दिन के लिए एक्सटेंड, उसके बाद भी अगर कोई रहना चाहता हो तो फिर उसके बाद लंबा एक्सटेंड हो सकता है? जी, जैसे ये तो 1 ही साल के लिए मिलता है और 14 डेज का एक्सटेंशन होता है। जैसे मैंने आपको बताया, ये कन्वर्ट भी हो सकता है टीयर 2 में। मान लीजिए आपका ऑक्यूपेशन स्किल्ड वाला ही है, बट आपको यहाँ से नहीं मिल रहा है, इसीलिए आप टीयर 5 पे चले गए हैं, तो आपको अगर टीयर 2 वाला एम्प्लॉयर मिल रहा है तो आप कन्वर्ट भी करा सकते हैं, जिसमें आपको वेजेस वगैरह भी सब मिलेंगे, फिर आप अच्छे क्राइटेरिया में आ जाएंगे। बट वट इफ़ अगर आपको यही करना है, आपको इतने एनजीओज़ को वहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि आपको स्टे का प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप इसको ख़त्म होने से पहले 3 महीने पहले ही प्रोसेस करिए। आपको एनजीओ अगर और एक्सटेंशन देता है आपका जॉब ऑफर में, जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप होता है, फिर आपका ये वीज़ा इजीली एक्सटेंड हो सकता है और आप जॉब स्टार्ट होने के 3 महीना पहले ही वीज़ा फाइल कर सकते हैं। बिल्कुल वैशाली जी, थैंक यू सो मच इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। तो दर्शक મિત્રો, ઇમિગ્રેશન એક્સપર્ટમાં આજે આપણે વાત કરી યુકેની, કે યુકેમાં જો તમારે કોઈ વિઝામાં પોસિબિલિટી ઓછી હોય અથવા તો કેવી રીતે પહોંચવું જ હોય તો કેવી રીતે પહોંચી શકાય એ વિશે તમે માહિતી મળી। તો પણ હજી પણ કોઈ જ પ્રકારનું કન્ફ્યુઝન તમને રહી જતું હોય તો તમે પણ વૈશાલીજીનો સંપર્ક કરી શકો છો, એ માટેનો નંબર નોટ કરી લેશો। તો ઇમિગ્રેશન એક્સપર્ટમાં આજે તો બસ આટલું જ। નેક્સ્ટ એપિસોડમાં નવા જ એક ટોપિકની સાથે ફરી મુલાકાત કરીશું। ત્યાં સુધી મને રજા આપશો। નમસ્કાર। બસ હું આજ શોધી રહ્યો હતો મારા બિઝનેસ માટે, જે ફક્ત બિલ્ડિંગ નહીં પણ એના કરતાં કંઈક વધારે હોય। હું છું ગણેશ ગ્લોરી 11, ગુજરાતનું પ્રથમ 2 વ્હીલર અલોટેડ પાર્કિંગ બિલ્ડિંગ, એ પણ અમદાવાદના એસજી હાઈવે જગતપુર એરિયામાં। દુકાન અને ઓફિસ 600 સ્ક્વેર ફીટથી શરૂ। તો ક્યારે કરાવો છો બુકિંગ? ફેઝ 2 બુકિંગ ઓપન, કોલ નાઉ 7567375000। ખબરની ભાગદોડમાં રહીશું સરળ, સતત પડે પર પીરસાશે જ્યાં ખબર અવિરત। પ્રત્યેક પળની કિંમત છે અમને ખબર, કેમ કે પ્રત્યેક પળ પોતે જ છે એક ખબર। 22 મિનિટમાં 100 ખબર। 100 ફર્સ્ટ જુઓ દરરોજ બપોરે 1:25 કલાકે। દિવસભર રહે છે સમાચારોની ભરમાર, 1-2 નહીં પણ ઘટનાની કતાર। રાખીશું માત્ર તથ્યો પર જ આધાર, અડધા દિવસના પૂરા સમાચાર। મિડ ડે ફર્સ્ટ જુઓ દરરોજ બપોરે 1:55 કલાકે। સૌરાષ્ટ્રથી લઈ મધ્ય ગુજરાત સુધી, દક્ષિણ ગુજરાતથી માંડીને ઉત્તર ગુજરાત સુધી શું છે વતનની અંદરની ઉથલપાથલ। જાણો તમારા પ્રદેશની તમામ હલચલ। તમારો પ્રદેશ તમારી ખબર। જુઓ દરરોજ સાંજે 5:25 કલાકે માત્ર ગુજરાત ફર્સ્ટ પર। તમિલ લેંગ્વેજ તમે શીખ્યા હતા ખરા? અરે ના રૂમમાં નલ્લા તેમલ પેસરંગ। આ ઇન્ડસ્ટ્રીની સૌથી અનફોર્ચ્યુનેટ વાત એ છે કે લોકોને હંમેશા તમારા હસતા ચહેરા જોવા હોય છે। ઓડિશનની સફર કેવી રહી? હું ઓડિશનમાં એકચ્યુઅલી રિજેક્ટ થઈ ગઈ હતી। આગળ શું હાથ અજમાવવો છે તમારા સ્ક્રિપ્ટિંગ ઉપર? આઈ એમ રાઇટિંગ ફોર ફિલ્મ્સ, એટલે એઝ અ ફિલ્મ રાઇટર તરીકે હું કામ કરી રહી છું। કોઈ બાબતની તમને ફોબિયા? ફેલિયરનો ફોબિયા જે હતો એ ક્યારનો નીકળી ગયો, બિકોઝ I have failed a lot in my life. મેં કહ્યું પપ્પા એ તમે ફિલ્મ સાઇન કરી છે મધુર ભંડારકર, એન્ડ પપ્પા વોઝ સો હેપી। તો ફોનના આ છેડે હું રડી રહી હતી, ફોનના પેલા છેડે પપ્પા રડી રહ્યા હતા। અવની મોદી સાથે સૌથી અનોખો સંવાદ જુઓ યુવા ગુજરાત આજે સાંજે 6:25 કલાકે।
કેવો રહ્યો ગુજરાતનો દિવસ? સંધ્યાકાળ સુધી ક્યાં શું થયું? ગુજરાતના ખૂણે ખૂણા સુધી લઈ જઈશું આપને, બતાવીશું ગુજરાતનું A to Z. ગુડ ઇવનિંગ ફર્સ્ટ જુઓ દરરોજ સાંજે 6:55. વાયરલ ફર્સ્ટ જુઓ દરરોજ સાંજે 7:25. મુદ્દો હશે સળગતો, દાહક હશે પ્રહાર, સટ્ટાક જ્યાં પૂછાશે સવાલ અણીદાર. મંચ છે ગુજરાતનો, સંવાદનો આધાર, તર્ક સાથે તથ્યનો જ્યાં હશે રણટંકાર. જુઓ ડાયલોગ ફર્સ્ટ મારી સાથે દરરોજ રાત્રે 7:55. રાજ્યના 8 મહાનગરોનું A to Z. મેગા સિટીના ડે ટુ ડે મેજર અપડેટ. રંગીલા રાજકોટની રોજે રોજની ખબર. ડાયમંડ સિટીના ન્યૂઝ ડાઉન ટુ વાયર. પાટનગરના પડે પડના અહેવાલ. કલાનગરી વડોદરાના કેવા છે હાલ? હાલાર પંથકના દિવસભરના હાલચાલ. ગોહિલવાડમાં ક્યાં કેવી છે ગતિવિધિ? પાવન નગરી જૂના